नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर टू की पूरी कहानी कि हिटलर का कैसे राइज हुआ और फिर वो कैसे जीतता जीतता हार गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है जब वर्ल्ड वॉर वन की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसमें जो सारे आरोप थे वो जर्मनी पर थोप दिए गए। ये कहा गया कि जर्मनी ही की पूरी गलती है और किसी की गलती नहीं है। तो फिर जर्मनी को वैसे भी तोड़ा भी गया, पोलैंड और जर्मनी में, और उसमें बहुत ही बड़ा एक फाइन दे दिया, पूरे 33 बिलियन डॉलर्स का, जो अब के 120 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। वहां पे जब जर्मनी ने पहली बार ये वापस किया, पैसे वापस किए, तो फिर उनकी उस समय करेंसी थी मार्क्स। तो उनका जो एक ब्रेड का पैकेट होता था वो 160 मार्क्स का बिकता था, लेकिन पहली बार पैसा देने के बाद वो 200 बिलियन मार्क्स तक पहुंच गया। यहाँ पर महंगाई भी बहुत बढ़ी, और महंगाई के बढ़ने के साथ ही यहाँ की जो करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा गिर गई और यहाँ पर भुखमरी आ गई। इससे जो जर्मन लोग थे उनमें बहुत ही गुस्सा पैदा हुआ अलायंस पावर्स के विरुद्ध। तो फिर उनमें से एक इंसान था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वहां का एक लीडर था, पॉलिटिकल लीडर, जो कि चाहता था कि हम फिर से अपने आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर लें और एक सुपर पावर बन जाए। और ये चाहता था जो हमारा ये देश हो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्यन रेस के लोग हों, ना कोई ज्यूस और ना ही कोई स्लाविक। लेकिन जब एडोल्फ हिटलर पावर में आया तो फिर इसने अपनी एक एयरफोर्स बनाई, और फिर जैसे ही अ, और देशों को पता चला कि इसके पास एक अपनी एयरफोर्स है लुफ्तवाफे नाम से, तो फिर वो सब चौंक गए। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी उसमें लिखा था कि जर्मनी के पास कोई भी अपनी एयरफोर्स नहीं हो सकती। लेकिन कुछ जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी लगती थी जर्मन लोगों पे, कि उनकी इतनी बुरी हालात है और उनको ना ही कोई मिलिट्री रखने दे रहे। तो फिर इसीलिए वहां पे इसे थोड़े से वो हटा दिए गए सैंक्शंस, और इससे ये भी कह दिया गया कि आप अपनी नेवी भी रख सकते हैं। लेकिन जब फ्रांस ने इसकी बढ़ती हुई मिलिटराइजेशन देखी, तो फिर इसीलिए फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर उसने एक वॉल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जिसे हम मैगिनॉट लाइन के नाम से जानते हैं। और अब जब लगा जर्मन इस तानाशाह को कि मेरी आर्मी बिल्कुल तैयार है अब अपने आसपास के देशों पर कब्जा करने के लिए, तो सबसे पहले उसने अपनी नजर घुमाई अपने पास के देश ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे कुर्ट वॉन शूशनिक, ये बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहते थे। तो फिर इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना खुद ही वोट करा लें अपने ऑस्ट्रियन लोगों से कि ये हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट रहे, या फिर वो जर्मनी के साथ मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए। तो फिर जब ही इसकी खबर पहुंची हिटलर तक, तो फिर वो अपनी आर्मी के साथ इनकी जो कैपिटल है वाइन्स में घुस गए। और यहाँ पर जब ये आया तो फिर इसने अफवाहें और फैला दी कि यहाँ पर दंगे हो रहे हैं और उनसे बचने के लिए ही ऑस्ट्रिया ने हमें बुलाया है। और क्योंकि फिर ये देख करके कुर्ट वॉन शूशनिक ने खुद ही रिजाइन दे दिया, और ये ऑस्ट्रिया जर्मनी के अंदर मर्ज हो गया। इसके बाद अब जर्मनी का अगला निशाना था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया में भी जो ये आप पर्पल कलर में देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसे सुडेटनलैंड के नाम से जाना जाता है। ये इसी उसका एरिया है चेकोस्लोवाकिया का। तो फिर ये एरिया ऐसा है जिसमें ज्यादातर सभी लोग जर्मन थे। तो फिर इसीलिए जर्मनी ने इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया कि ये तो हमारा खुद का ही है, इसे हमें
दे दो। तो फिर ये बात सुनकर के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ले लो, क्योंकि ये चाहते थे कि ऐसा कोई युद्ध ना हो, फिर से कोई वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। तो इसीलिए इन्होंने सुडेटनलैंड को जर्मनी को दे दिया। सुडेटनलैंड को पाने के बाद इसका अगला निशाना था पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया। और यहाँ पर पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में एक युद्ध देखा गया, जब पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में युद्ध देखा गया जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला बोल दिया। चेकोस्लोवाकिया को इसने बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया। इसके बाद इसका अगला निशाना था पोलैंड। इसके लिए इसने यूएसएसआर से नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कराया। और फिर अब इनका जो मोटिव था वो ये था कि यहाँ पर ये लोग दोनों तरफ से पोलैंड पर हमला करेंगे, क्योंकि पोलैंड अभी ज्यादा कुछ इसकी अच्छी मिलिट्री नहीं थी, तो ये बहुत आसानी से हार जाएगा। और इसके बाद जब यहाँ पे इन्हें लगा, जो और देश थे, कि ये अभी पोलैंड पे हमला कर रहा है, ऑस्ट्रिया को इसने कब्जे में कर लिया है, चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला बोल दिया है, तो कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब ये हम पे भी हमला कर देगा। तो इसीलिए उन देशों ने, जिनके नाम थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सब ने कहा कि अगर तुम पोलैंड पे हमला करते हो तो हम तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। और यहाँ पर क्योंकि इसने हमला बोल दिया, इसलिए इन छहों ने युद्ध घोषित कर दिया। लेकिन किसी ने भी पोलैंड को मिलिट्री नहीं दी, मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। बस कहने को ये बोल दिया कि हम अ, आप पर हमला कर देंगे। कभी हमला किया नहीं था पहले, तो इसीलिए इस टाइम को फोनी वॉर के नाम से जानते हैं। तो फिर पोलैंड की लड़ाई में ये बहुत ही आसानी से जीत गया। अब यहाँ पर बताना बनता है कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता था। उस स्ट्रेटेजी का नाम था ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी। ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी में ज्यादा कुछ नहीं था, बस ये था कि ये अपनी आर्मी को बहुत ही तेजी से औरों की बाउंड्री में भेजेगा, जिससे कि जो दुश्मन देश है उसको तैयारी करने का टाइम ही ना मिले। और ऊपर से इसके हेलीकॉप्टर्स भी आ जाएंगे, और ये सारा काम एक लाइटनिंग स्पीड से होगा। और इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लिट्सक्रीग, क्योंकि ब्लिट्सक्रीग जर्मनी में ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइटनिंग वॉर, जो कि लाइटनिंग की स्पीड से हो कोई वॉर। तो फिर यही वो यूज करता था, और इसने यहाँ पर भी ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी ही यूज की। इसके बाद एक और चीज बतानी बनती है। ये जो हिटलर था वो अपने सोल्जर्स को पैरविटिन नाम का एक ड्रग देता था। ये ड्रग क्या काम करता है, जो जिसे आप दे रहे हैं उसे कभी थकान महसूस नहीं होगी कुछ समय तक, और यहाँ तक कि अंदर से एक अलग आपको आएगा कि आपके अंदर एक पावर आ गई है, अलग पावर। और यहाँ पे आपको नींद भी नहीं आएगी। कहा, और जो दुश्मन देश थे वो सोते थे, दुश्मन देशों के सैनिक वो जब रात में सो रहे होते थे, तो फिर उस टाइम भी जो जर्मन सोल्जर्स थे वो लड़ते रहते थे। और लेकिन ये लॉन्ग टाइम हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक था। लेकिन एक वॉर के लिए ये बहुत ही यूजफुल था जर्मन के लिए। इसे जो पैराविटिन नाम का ड्रग है, इसे अब क्रिस्टल मेथ नाम से भी जानते हैं। तो फिर अब क्योंकि यूएसएसआर को पूरा ये कंप्लीटली उसे विश्वास नहीं था कि कभी जर्मनी उस पर हमला नहीं करेगा, उसे डर था कि जर्मनी उस पर हमला करेगा। इसीलिए उसने सोचा, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर थे स्टालिन, उन्होंने सोचा कि मेरा घर जो है लेनिनग्राड वो तो है यहाँ पर, और अगर जर्मनी फिनलैंड पे हमला कर देता है तो फिर वो मेरे घर के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, और फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो यूएसएसआर था उसने खुद ही फिनलैंड पर हमला बोल दिया। तो फिर यहाँ पर जो फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच में जंग थी
वो पूरे 2 महीने तक चली, लेकिन कोई भी ज्यादा फायदा यूएसएसआर को नहीं हुआ। सिर्फ उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उसे मिले। अ, सिर्फ और सिर्फ 11% उसका जो लैंड था वो यूएसएसआर जीत पाया। यहाँ तक कि जो जर्मनी था उसका अगला निशाना फिनलैंड बिल्कुल भी नहीं था। उसका अगला निशाना था डेनमार्क और नॉर्वे। उसने डेनमार्क और नॉर्वे पर भी हमला बोल दिया और उन्हें आसानी से प्राप्त कर लिया। तो फिर जब ये देखा यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, तो उसने कह दिया मैं रिजाइन करता हूं कि मैं अपने आसपास के इतने सारे देशों को नहीं बचा पाया। तो फिर नया प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को बनाया गया। विंस्टन चर्चिल जो कि इस वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार थे। यहाँ पर अब जर्मनी का अगला निशाना 4 देश थे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस। तो उसने इस पूरे जो ये 4 देश थे उन पे एक साथ हमला कर दिया। और यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अपनी जो आर्मी थी उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, टीम ए, टीम बी, टीम सी। जो एक टीम थी वो तो गई डंकर्क के पोर्ट के पास। डंकर्क के पास बोले तो नेदरलैंड और बेल्जियम से फ्रांस के अंदर की तरफ। तो ये थी टीम ए। दूसरी टीम गई उसी दीवार पर जो कि फ्रांस ने पहले ही बना दी थी। और जो तीसरी टीम थी वो जंगलों के अंदर से एक ऐसी जगह, वो जहां पर फ्रांस को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जर्मनी कभी आएगा, उस ही जगह से जर्मनी ने अपने जो सोल्जर्स हैं सबसे ज्यादा भेजे। यहाँ पर इन जंगलों पे विजय प्राप्त करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स बहुत कम थे, बहुत आसानी से इसने विजय प्राप्त कर ली। तो फिर जो ये तीसरी टीम थी वो अ, पहली टीम के साथ चली गई। यानी कि जो लोग यहाँ पर इस एरिया में थे अलायंस पावर्स के, नेदरलैंड और बेल्जियम में, वो लोग वैसे ही टीम ए से हार रहे थे और टीम सी और इनके पीछे से चली गई। तो इनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो फिर जो यहाँ पर डंकर का पोर्ट था इस पर ही सब लोग जमा हो गए, ये पूरी अलायंस पावर्स। ये पूरे 4 लाख सोल्जर्स थे और हर तरफ से इन्हें नाजी आर्मी ने घेर रखा था। अब यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालात हो गई थी, तो यूएसए, और अब तक आया भी नहीं था यूएसए क्योंकि ये बहुत ही टाइम बाद में आया था। तो फिर यूनाइटेड किंगडम जो था उसने यहाँ पर एक एंट्री और मारी। इसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रोल निभाया। इसने यहाँ पर जो 4 लाख सोल्जर्स यहाँ पर जमा थे उनमें से कई सोल्जर्स को तो ये नहीं बचा पाया, लेकिन करीब 3,20,000 सोल्जर्स को इसने बचा लिया। और यहाँ पर ये बचाया कैसे, ये अपने एयरफोर्स को लेके गया, हेलीकॉप्टर्स को लेके गया, वहां पर इन लोगों को फिर वापस यूनाइटेड किंगडम लेके आया। और जो वहां पर के लोकल फिशरमैन थे उन्होंने भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। वो आए फ्रांस तक अपनी बोट में और फिर वहां से लोगों को यूके लेकर गए। ये एक्सकेवेशन जो था ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर ये एक्सकेवेशन नहीं होता तो फिर अलायंस पावर्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता। यहाँ पर अब क्योंकि ये अ, जो नाजी वो थी वो फ्रांस को तो आराम से जीत गई थी। और यहाँ पर फिर जो इटली था, इटली ने फ्रांस के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी यानी कि ये दोनों ही एक साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों एक साथ और देशों पर कब्जा करेंगे। तो फिर इटली से भी अब जो जर्मनी था उसके कोई भी डर नहीं था, यहाँ तक कि इटली उसके साथ था। इसके बाद यहाँ पर इस पिक्चर में एंट्री मारता है जापान। जापान जो कि अब तक यहाँ पर नहीं आया था, वो तब इस वर्ल्ड वॉर 2 में आता है जब ये फ्रेंच इंडो चाइना पर हमला बोलता है। फ्रेंच इंडो चाइना यानी कि आज का वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये जैसे ही जापान
इस पर हमला बोलता है और ये इसे बहुत ही आसानी से प्राप्त भी कर लेता है, क्योंकि फ्रांस पहले से ही वर्ल्ड वॉर 2 में था और इसने फ्रांस पर हमला बोल दिया। इसका मतलब था कि जो जापान था वो जर्मनी की तरफ से वॉर में जुट चुका था। यहाँ पर अभी जापान का फिर अभी कुछ रोल था नहीं, वो फिर से तब आता है जब वो यूएसए को अपने साथ वॉर में बुलाता है। तो अभी के लिए उधर छोड़ते हैं और यहाँ देखते हैं यूरोप में क्या चल रहा है। जर्मनी क्योंकि फ्रांस पर कब्जा कर ही चुका था, तो अब उसका अगला निशाना था यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ तो उसने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर रखा था। तो इसीलिए उसने अब सोच लिया कि सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम को वो इन्वेड करेगा, क्योंकि जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, वो यूरोप के मेन लैंड से जुड़ा हुआ नहीं था। तो फिर अब जर्मनी के पास दो रास्ते थे, या तो वो हवा के जरिए जाए या फिर पानी के जरिए, क्योंकि अभी तक जो जर्मनी की नेवी थी वो इतनी सशक्त नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो इन्होंने चूज किया वो था एयरफोर्स का इस्तेमाल करना। इन्होंने अपनी एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम के ऊपर भेज दी और यहाँ पर बहुत ही बुरी तबाही मचाई। इनका कोई भी वैसे तो मोटिव नहीं था कि किसी सिटी पे बॉम्ब गिराना है, इन्हें सिर्फ मिलिट्री पे ही हमला करना था। लेकिन एक रात जब पायलट कुछ एक दो विमान जा रहे थे लंदन के ऊपर से और उन्हें अच्छे से पता नहीं चला और वो लंदन पर ही बॉम्ब गिरा देते हैं और लंदन में एक बहुत ही बुरी तबाही मच जाती है। यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा था, ये देख करके विंस्टन चर्चिल ने सोचा कि अगर हिटलर ऐसा करेगा तो हम भी यही करेंगे। वो बर्लिन में जाता है और वहां पर बॉम्ब गिराता है। यहाँ पर जब हिटलर देखता है कि सिटीज पे बमबारी पहले ही चालू हो गई है, तो अब तक तो इसे कोई लंदन पर बॉम्ब गिराने का शौक नहीं था, लेकिन अब इसने ठान लिया था कि लंदन को बर्बाद करके रख दूंगा। तो फिर इसने यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारी सिटीज को बर्बाद किया और यूनाइटेड किंगडम ने भी जर्मनी की सिटीज को भी नहीं छोड़ा। फिर एक ऐसा ही दिन आया जब जर्मनी के पास तो थे 1120 एयरक्राफ्ट्स और ब्रिटेन के पास सिर्फ 630 एयरक्राफ्ट्स। तो फिर यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि जर्मनी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जब जर्मनी के जो एयरप्लेन्स थे, जो हवाई जहाज थे, वो ब्रिटेन में गए। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव वॉर लड़ा, जिसमें जर्मनी के तो उन्होंने पूरे 60 एयरक्राफ्ट्स गिरा दिए, जबकि जो ब्रिटेन था उसके खुद के सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट्स गिरे। तो यहाँ पर इस जो दिन था इसे जाना जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से, जब ब्रिटेन ने अपना बहुत ही अच्छे से डिफेंस किया। फिर यहाँ पर अगली बारी थी, अब क्योंकि जो जर्मनी था उसे लगा कि यूनाइटेड किंगडम को अभी अ, हराना थोड़ा मुश्किल है, और वैसे भी जर्मनी यानी कि हिटलर जो था उसे कोई ऐसा नहीं था कि उसे यूनाइटेड किंगडम को अपने कब्जे में करना है। उसे उसके साथ असलियत में एक ट्रीटी साइन करनी थी और जो यूएसएसआर था उसको इन्वेड करना था। अब साथ ही में क्योंकि इटली तो इसके साथ पहले से ही अलाई इसके साथ ही आ गया था, एक्सेस पावर्स में जुड़ गया था। इसके अलावा हंगरी, रोमेनिया और बुल्गारिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था और यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी अब तक जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। अब जर्मनी ने सोचा कि मैं यूएसएसआर पे हमला करता हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा देश है तो यूनाइटेड किंगडम खुद ही सरेंडर कर देगा। तो फिर यहाँ पर इसने जैसा कि फ्रांस में किया था वही यहाँ पर भी किया। पहली जो आर्मी थी वो लेनिन गार्ड की तरफ भेजी, जो कि स्टालिन का घर था। दूसरी मॉस्को की तरफ भेजी और तीसरी यूक्रेन में से होती हुई साउथ में। यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसने बहुत बहुत बड़ा एरिया यूएसएसआर का ले लिया और अब ये सिर्फ मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर था। यानी कि
अब तो लग रहा था कि जर्मनी बस जीतने ही वाला है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पर जापान फिर से आता है और यूएसए के पर्ल हार्बर पर हमला बोल देता है। जैसे ही उसने पर्ल हार्बर पर हमला बोला, तो फिर यहाँ पर यूएसए ने भी इस वॉर में एंट्री मार दी। यूएसए तो आया ही, साथ ही में जो जर्मनी था वो यहाँ पर एक और वॉर लड़ रहा था यूएसएसआर से, स्टालिन गार्ड, जो कि इसके अभी साउथ में है यहाँ कहीं। तो फिर जैसे वो स्टालिन गार्ड की वॉर, जो कि इसकी डेडलीस्ट वॉर मानी जाती है, वहां पर ये लड़ाई चल रही थी, उसमें जर्मनी की हार हो जाती है। जर्मन सोल्जर्स यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि इन्होंने सरेंडर भी कर दिया, तो फिर अब जर्मनी को लग रहा था कि अब हमारा हारना हो सकता है। इसके अलावा जो इटली था, इटली में उस टाइम जो राजा था वो था मुसोलिनी। मुसोलिनी को उसकी प्रजा ने ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मतलब धक्के मारकर क्या बाहर निकाला, उसके खुद के लोगों ने ही उसे मार दिया। तो फिर क्योंकि मुसोलिनी हिटलर के साथ था और मुसोलिनी को मार दिया, तो फिर यहाँ पर इटली भी वर्ल्ड वॉर 2 से हट गया और वो एक न्यूट्रल देश बन गया। यहाँ पर ये अभी हिटलर की जो हारने की अभी वो स्टार्ट ही हुई थी कि यूएसएसआर ने बहुत ही आसानी से अपना पूरा एरिया जो जर्मनी ने कवर किया था उसे वापस तो ले ही लिया, जबकि पोलैंड का एरिया जो कि जर्मनी के पास था, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी, रोमेनिया, इन सब पर भी उसने आसानी से कब्जा कर लिया। और जो यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया ने अपने ही दम पर अपने आप को आजाद करा लिया जर्मनी से। और यहाँ पर अब आता है डी डे। डी डे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है जो यूनाइटेड किंगडम था और इसके साथ जो बाकी अलायंस पावर्स थी, जैसे कि कनाडा और यूएसए, इन सब ने यहाँ पर जर्मनी के खिलाफ वॉर तो पहले से ही छेड़ रखा था। अब इन्होंने सोचा था कि फ्रांस को मिलकर आजाद करना है। और फ्रांस को कैसे मिलकर आजाद करना है, जो फ्रांस की नॉर्मैंडी के बीचेस हैं उन पर फिर से आना है और फिर उसे कैप्चर करना है। सिर्फ यही नहीं, उन जो फ्रांस का साउथ था वहां पर भी ये लोग उतरे और फ्रांस को आजाद कराने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर फिर घोषित कर दिया गया कि जो लोग अलायंस पावर्स में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और जर्मनी के खिलाफ वॉर बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर कई देशों ने अपने नाम दर्ज कराए। यूके, यूएसए, यूएसएसआर, ये 3 नाम तो पहले से थे ही। फिर वेनेजुएला, पराग्वे, उरुग्वे, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, टर्की, सीरिया, यहाँ तक कि लेबनान ने भी इसके विरुद्ध हमला बोल दिया। क्योंकि हिटलर अब बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था, तो फिर जो ये अलायंस पावर्स थी वो जर्मनी के अंदर तक घुस गई और वहां पर उन्हें जाकर पता चला जो हिटलर था उसके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जिस पर वो ज्यूस पर अत्याचार करता था। इसके अलावा कुछ ही समय में यूएसएसआर ने बर्लिन को घेर लिया और वहां पर उससे 2 दिन पहले ही हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर मार दिया था। यानी कि हिटलर की जो ये देश था जर्मनी, उसके पास अब कोई लीडर नहीं बचा था जो उन्हें गाइड करे। तो फिर इसीलिए बहुत ही आसानी से फिर जर्मनी हार गया। जर्मनी के हारने के साथ ही जर्मनी को 2 हिस्सों में और तोड़ दिया गया, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। यहाँ पर भी अभी वॉर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बाकी सारे देश तो अब शांति से बैठ गए थे, लेकिन एक देश और था जो कि यहाँ पर अभी भी शांति नहीं चाहता था, और वो था जापान। जापान भी और 2 महीनों तक लड़ता रहा और वो तब तक नहीं पीस चाहता था जब तक हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराए। इसके अलावा जापान की एक और कब्जे में जो जगह थी मंचूरिया, उस पर भी यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया था। इसीलिए जापान बहुत ही बुरी तरीके से जर्मनी के हारने के 2 महीने बाद इसने भी
सरेंडर कर दिया और यहाँ पर खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर टू। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड वॉर वन की हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।